प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं बीएस यादव आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम डिजिटल क्लास लेकर के आए आपके सामने। आज डिजिटल क्लासेस का आनंद लीजिए। बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें संधारित्रों के संयोजन के बारे में सीखा था, और वो दो तरह के संयोजन थे। यदि उनके बारे में बात करूं तो दो तरह के संयोजन थे। पहला था हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन। पहला था बच्चों समांतर क्रम संयोजन, और इस संयोजन में था क्या, हमारे पास दो या दो से अधिक संधारित्र इस तरह से जुड़े थे, दो या दो से अधिक संधारित्र इस तरह से जुड़े थे कि उन सब की दूसरी प्लेट एक बिंदु पर व पहली प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई थी। और जब इस प्रकार से जुड़े हुए थे, यदि पहले की धारिता C1 थी, दूसरे की C2, तीसरे की C3, यदि पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, तो हम यहां से बात कर रहे थे कि इसकी तुल्य धारिता कुछ इस तरह से निकालते थे हम 1/CS। हम तुल्य धारिता इस तरह से निकालते थे, इसको दर्शाते थे हम किससे, CP से। किससे दर्शाते थे, CP से। P का मतलब पैरेलल, और CP इक्वल्स टू होता था C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। और दूसरा क्रम संयोजन जो हमने सीखा था वो कुछ इस तरह से था। उसमें हमने देखा था, उसका नाम था हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। नाम था बच्चों उसका श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों, इस संयोजन में हमने किया क्या था कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक सीक्वेंस में जोड़ रहे थे। ठीक है। और यदि वो उसी तरह से मैं बात करूं, पहले की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, तो तुल्य धारिता 1/CS इक्वल्स टू आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया था ऐसा कुछ। यदि ये सब चीजें हमने सीखी हैं, आज हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये दोनों के दोनों एक बार ध्यान से देखिए आप, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों को डिटेल में हमने पढ़ा था, इसके डेरिवेशंस किए थे। आज हम जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव लेवल के आधार पर भी, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम के आधार पे भी और कॉम्पिटिटिव लेवल दोनों के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिकल आपके सामने पेश हो रहा है इस तरह से। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें ध्यान से समझे आप, न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जो हमें संयोजन दर्शाया गया है उसकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है, और तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए मैं तरीके के लिए बात करता हूं। आओ समझते हैं यहां से। ये जो संयोजन है, ध्यान से समझेंगे, इसमें ये जो दोनों संधारित्र आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कौन से क्रम में हैं? समांतर क्रम में है, हाँ या ना? समांतर क्रम के लिए हमने अभी सीखा था CP इक्वल्स टू होता है, समांतर क्रम के लिए हमने सीखा था CP इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2। अरे डायरेक्ट होता है ना। तो यहाँ C1 की वैल्यू क्या हुई बच्चों, 10 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू कितनी हुई, 20। कितना आया, 30। तो हमारे पास आया जो पैरेलल में लगे हुए हैं उन दोनों संयोजन की तुल्य धारिता आई 30 माइक्रोफैरड। कितनी आई, 30 माइक्रोफैरड। अब मैं बात करता हूं आगे, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट है हमारे पास देखो, अब ये 30 माइक्रोफैरड का मतलब क्या हुआ कि इसको हटा करके, इस भाग को हटा करके आप 30 माइक्रोफैरड का अकेला संधारित्र लगा सकते हैं। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये लो, इसके बाद आगे है ही, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इन दो को हटा करके यहाँ पे मैंने लिख दिया CP धारिता वाला संधारित्र, और यहाँ पे पहले से ही था हमारे पास में कौन सा, C3।
तो अब डायग्राम चेंज होकर के कुछ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। यदि डायग्राम ऐसा हो गया तो अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। अब मैं इसको बिल्कुल आसानी के साथ सोल्व कर सकता हूं। देखिए कैसे, देखो यहां से यदि मैं देखूं तो अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1/CS इक्वल्स टू, बोलिए 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है CP, तो मैंने लिख दिया CP। C2 भी नहीं है, यहाँ पे क्या है 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 1/CS इक्वल्स टू आ जाएगा 1/CP की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 1/C3 की वैल्यू भी कितनी है 30, तो बच्चों ये हो जाएगा 2/30, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2/30। जब इसे सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/15। इसकी वैल्यू 1/CS की, तो CS कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफैरड। और ये CS ही नहीं, अब इन दोनों को हटा करके भी तुम इस धारिता के संधारित्र को रख सकते हो। तो अब हमारी इसकी तुल्य धारिता कितनी आप बताएंगे, एक ये जवाब होगा, कितना आंसर है इसका 15 माइक्रोफैरड। यही हमारा खूबसूरत सा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। अच्छा थोड़ा सा देखने में है, चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। आगे बात समझ में, अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे और समझते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। ध्यान से समझे, हम समझते हुए इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में A व B के बीच तुल्य धारिता, चित्र में संलग्न A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। संधारित्र C की धारिता आपको ज्ञात करनी है। कौन से संधारित्र की? C की धारिता आपको ज्ञात करनी है। A व B के बीच की तुल्य धारिता हमें दी गई है 1 माइक्रोफैरड। यानी कि अभी तक मैं 1 माइक्रोफैरड का यूज नहीं कर सकता। पहले आप आइए इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, प्यारे बच्चों जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि ये यहाँ पर इस सर्किट में इधर मैं जाता हूँ, इधर मैं गया तो दो भागों में चार्ज बटा, यहाँ से एक ही लाइन में आ रहे ये दोनों संधारित्र जिनकी धारिता 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है। ये दोनों किस में है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो इनको सोल्व करके मैं निकाल सकता हूँ 1/CS इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। समझ गए? 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये आ गया 1/1, ठीक है। तो यहाँ से CS की वैल्यू आएगी 1 माइक्रोफैरड। आई बच्चों, CS की वैल्यू कितनी आई? 1 माइक्रोफैरड। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि मैं इस भाग को हटा करके यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से मैं इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ यहीं पे। तो अब ये वाला भाग यदि मैं देखूं, इस वाले भाग को यदि मैं देखूं तो ये कुछ नजर आएगा इस तरह से। अब इस तरह से देखिए, ये हो जाएगा ऐसे, अरे हो जाएगा ना। इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, केवल ये वाला हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये दोनों मिलकर के 1 माइक्रोफैरड और ये पहले से कितना है 1 माइक्रोफैरड। अब बताओ ये दोनों श्रेणी में है समांतर में? तो एक ही बात आएगी सर ये तो समांतर में है, तो इनकी जब मैं तुल्य धारिता निकालूंगा, तो इन दोनों का क्या होगा? समांतर क्रम में है, और जब समांतर क्रम में ही है तो इनकी तुल्य धारिता आ जाएगी CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यानी कि इस पूरे डायग्राम की तुल्य धारिता आई 2 माइक्रोफैरड। आगे होगी इस पूरे की आई 2 माइक्रोफैरड। अब मैं इस डायग्राम को सिस्टमैटिक वे में बनाता चलता हूं, ध्यान देखते जाएं। पहले लिखा C, आगे बढ़ा, ठीक है, ये तो हो गया C, आगे बढ़ा, एक भाग नीचे चला गया, इससे आगे बढ़ा, फिर एक आया संधारित्र के बाद में इसको पूरे को हटा करके मैं एक अकेला लगा सकता हूं जिसकी धारिता कितनी आई 2 माइक्रोफैरड। ये लो लगा दिया, उसके बाद इधर आ गया B बिंदु, ठीक है। इधर बढ़ते हैं, जब इधर बढ़ते हैं देखिए इधर
यदि इधर हम घटते हुए देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा क्या, देखिए यहां से आपको पता चलेगा एक संधारित्र तो ये पहले से था। अब आगे से सोचिए, आगे सीखिए, सोचिए, ये दोनों भी तो समांतर में हैं, ऐसा ही तो हमने पहले सोल्व किया था, आया ना। तो एक और एक कितना हो गया, दो, यानी कि इन दोनों की जगह भी मैं लगा सकता हूं एक दूसरा संधारित्र, ये लो दो, यानी कि इसकी धारिता होगी, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी कितनी बताइए, दो, इसकी कितनी, दो, और इसकी कितनी, सी। यहां तक की बात को एक बार ध्यान से समझें, मैंने किया क्या है, बातें आपके समझ में आनी चाहिए। आ गया। अब देखो ये दोनों किसमें, अरे ये दोनों किसमें, ये दोनों किसमें, श्रेणी में, और ये दोनों किसमें, ये भी श्रेणी में। जब श्रेणी में दोनों की धारिता दो दो है तो हम निकाल सकते हैं, अभी तो निकाली थी दो दो वाले की धारिता कितनी, एक, तो ये धारिता कितनी आई थी, एक, यानी इन दोनों को हटा करके भी हम एक अकेला संधारित्र रख सकते हैं जिसकी तुल्य धारिता कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक। तो मैंने इस भाग को हटाया, ठीक है, इस भाग को हटाते ही मैंने एक संधारित्र रखा जिसकी तुल्य धारिता कितनी होनी चाहिए, कितनी, अरे निकाला था एक, तो मैंने यहां लगाया संधारित्र, सॉरी ऐसे इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां के भाग को हटाया और इस पे भी मैंने दूसरा संधारित्र लगा दिया जिसकी तुल्य धारिता होनी चाहिए कितनी, लगा दिए। अब ये दोनों लगा दिए, धारिता कितनी होनी चाहिए, इसकी भी एक, इसकी भी एक, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आगे की बात समझोगे जब तुम ध्यान से, आगे की बात जब तुम ध्यान से समझोगे तो होगा क्या, एक बात नजर आएगी, वो बात क्या कहती है, सुनिए। यहाँ पे हमारे पास संधारित्र था कुछ इस तरह से, चलो वो बात हमें क्या कहती है, सुनिए। वो बात ये कहती है, समझ गए होंगे आप, कोई बात नहीं, पहले देख लेना। यहाँ था एक, यहाँ पर भी एक माइक्रोफैराड का संधारित्र, ये दोनों किसमें हो गए, समांतर में, और समांतर में तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो एक और एक मिलकर कितने हो जाएंगे, दो। तो अब जो इस डायग्राम की तुल्य धारिता है, इस डायग्राम को मैं दूसरे रूप में इस तरह से बना सकता हूं, इस तरह से देखना, कैसे बनाऊंगा, ए बिंदु, यहां से गया पहला संधारित्र जिसकी धारिता C, इसकी तुल्य धारिता हमने निकाल ली है, कितनी आई बच्चों, दो, कितनी है बच्चों, दो, और यहां पर है बिंदु B। बच्चों ये दोनों है किसमें, श्रेणी में, और इसकी तुल्य धारिता हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी तुल्य धारिता हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 माइक्रोफैराड। कितनी दे रखी है, 1। तो इसके बीच में हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/CS = 1/C1 की जगह कितना दिया, C, प्लस 1/C2 की जगह कितना है, 2। CS की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 1, तो मैंने रखा 1/1 प्लस, सॉरी 1/1 = 1/C प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहां से 1/C की वैल्यू आई 1/2 और C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्या क्या किया था, मैं एक बार छोटे रूप में इसको रिवाइज करने की कोशिश करता हूं आपके सामने, ध्यान से समझें। मैंने किया क्या, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, दोनों किसमें थे, श्रेणी में, दोनों को जोड़ करके मैंने तुल्य धारिता निकाली, एक, यानी कि इसको हटा करके मैं एक अकेला रख सकता हूं, रख दिया था। ऐसे ही अकेला एक का था तो एक रख दिया था, दोनों समांतर में हो गए, यानी कि इस पूरे को हटा करके एक और एक 2 माइक्रोफैराड का मैं लगा सकता हूं, तो ये मैंने 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, ऐसे ही यदि तुम जाते हो तो एक और एक 2, ये दोनों हो गए किसमें, श्रेणी में, किसमें हो गए, श्रेणी में हो गए।
अरे हो गए ना, ये दोनों हो गए किसमें, श्रेणी में। श्रेणी से तुल्य धारिता कितनी आई, 1। श्रेणी से तुल्य धारिता कितनी आई, 1 आ गई। तुल्य धारिता 1 आ गई। यहां से यहां जब हम गए तो यहां हमारे पास में 2 और 2, यहाँ हमारे पास में 2 और 2 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र थे, एक दूसरा और था, सॉरी ये ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक दूसरा संधारित्र और था जिसकी तुल्य धारिता कितनी आई थी, 2 माइक्रोफैराड थी, और इसकी भी कितनी आई थी इसके अलावा 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ बीच में जो था 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का श्रेणी क्रम में जुड़ करके 1/2 करके कितना हो जाएगा, 1। तुल्य धारिता कितनी आई थी इस पूरे की, 1 माइक्रोफैराड, 1 और 1 मिलकर के 2 बन गए थे, 2। ये सी पहले से ही था, एक बार इसे आप ध्यान से देखें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन बच्चों के सामने, क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझने की कोशिश करें बच्चों। जब हम विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें प्रतिरोधों के संयोजन में एक बैलेंसिंग अवस्था पता चलेगी, और वो बैलेंसिंग अवस्था के लिए एक ब्रिज बनेगा जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। क्या बोलते हैं, एक बार बोले मेरे साथ, व्हीटस्टोन सेतु। बच्चों ये व्हीटस्टोन सेतु डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेज में, जब उस चैप्टर में आएगा तब। अब पहले मैं ये बताता हूं कि व्हीटस्टोन सेतु कार्य क्या करता है, ध्यान दें। इसमें होता क्या है कि एक ही पॉइंट से इस तरह से 2 भागों में 2 संधारित्र जुड़े होंगे, समझ रहे ध्यान से। अब इस बिंदु से एक तो इधर संधारित्र जुड़ा होगा, एक आगे, यानी कि इस तरह से कुछ संधारित्र जुड़े होंगे, हो गया। अब ये बीच में है ना, बीच में भी एक संधारित्र जुड़ा होगा इस बिंदु के बीच में, यानी कि मैंने नाम दिया इसको P, इसको दिया Q, इसको दिया R, इसको दिया S, ये नाम दे दिए मैंने। तो यहाँ बहुत सारे संधारित्र हैं, एक है C1, एक की धारिता है C2, एक की है C3, एक की है C4, और इसको मैं C5 कुछ भी मान सकता हूँ, C5 हो गया। तो ये ऐसी कंडीशन जो बनती है उसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये हमारे प्रतिरोध के जो न्यूमेरिकल है ना, उन्हें सोल्व करेंगे तब भी हमें काम आएगा। ये प्रतिरोध के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सोल्व करने में भी काम आएगा। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन सेतु कहता क्या है कि इस P और Q के बीच में जो संधारित्र लगा है उसकी धारिता C1, Q और R के बीच में जो संधारित्र लगा है उसकी धारिता C2, इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए किसके, P और S के बीच में C3 अपॉन S और R के बीच में C4। यदि ऐसा हो रहा है तो बीच वाले संधारित्र का कोई भी यूज नहीं है, इससे इसकी धारिता हम नगण्य मान सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ऐसा ही हम प्रतिरोध में करेंगे, तो ध्यान दें वहां यहाँ पर प्रतिरोध का साइन आएगा, तो ये है C1, ये है C2, ये C3 और ये C4। यदि C1/C2 इक्वल्स टू है C3/C4 के, तो बीच वाले संधारित्र को हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये व्हीटस्टोन सेतु का हम उस प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, प्रैक्टिकल में भी हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो उससे पहले व्हीटस्टोन सेतु में काम आता है बच्चों, हमारे प्रैक्टिकल चलता है 12th में, तो उससे पहले ये बात आपके समझ में आई होगी हमने किया क्या है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन इसी के बेस पे है, मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया कि C1/C2 इक्वल्स टू होना चाहिए C3/C4, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 2 और 4 होना चाहिए, यानी कि इसका रेशियो है 1:2। अब जरूरी 2 और 4 हो सकता है यहाँ पर हो 4, हो सकता है यहाँ पे 4 हो, तो यहाँ पर 8 होना चाहिए। देखो अनुपात अभी नहीं बदला, ये है 1:2 में, ये भी है 1:2 में, यानी कि अब व्हीटस्टोन सेतु हमारा बन गया और इसमें बीच वाले संधारित्र का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा। अब मैं इसको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मैं रिमूव करता हूँ, क्वेश्चन पे चल करके अब इसे समझाने की कोशिश करता हूँ।
चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, ये ए बिंदु है, मैं ध्यान से समझना, ए बिंदु है, ए बिंदु को मैंने इस तरह से दर्शाया। ए बिंदु के बाद में दो ब्रांचेज, तो मैंने दो ब्रांचेज इस तरह से भेज दी। आगे इस ब्रांच पे ये संधारित्र लगा हुआ है 5 माइक्रोफैराड का, तो मैंने संधारित्र लगा दिया 5 माइक्रोफैराड का। इस पे आगे गया तो ये संधारित्र था 5 माइक्रोफैराड का, मैंने लगा दिया 5 माइक्रोफैराड का। समझ गए? अब देखो ये जाने के बाद में ये संधारित्र आगे इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में एक संधारित्र है। इस संधारित्र की इस प्लेट के बाद में यहाँ और इसकी इस प्लेट के बाद में यहाँ, इन दोनों के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो इसके और इसके बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझे कहां पे है, ये जो बीच वाला है ना, ये वाला मैंने इसको ड्रॉ किया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जब यहां से आगे ये भाग दो भागों में बटा हुआ था, एक तो इधर एक आगे, तो एक तो चला गया नीचे और एक हो गया आगे। ये संधारित्र है हमारे पास ये वाला, ऐसे ये वाला बनेगा, यहां से बन गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे बी बिंदु है, आगे कुछ इस तरह से, ये लो बी बिंदु। अब सारे संधारित्र काउंट करो, देखें पूरे के पूरे संधारित्र आ चुके क्या। आगे क्या देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सारे संधारित्र हमारे पास में आ चुके हैं। अब व्हीटस्टोन सेतु की बैलेंसिंग कंडीशन हमने अभी सीखी थी, उसमें कहता क्या था, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के इक्वल होना चाहिए। फिर जो बीच वाला है ये यूजलेस हो जाता है, एक तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका अनुपात हुआ 1:1, यानी 5/5 हो गया 1, यहां से गया की तरफ 1। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात सेम है, यानी कि बीच वाले को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यदि हम इसको हटा ही दें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके बाद तो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए यदि हटा दें तो ये दोनों संधारित्र कौन से संयोजन में होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। ऐसे ये दोनों भी किस में होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे श्रेणी क्रम से, होगा 1/5 प्लस 1/5 1/CS। ऐसे यहां से निकालेंगे बच्चों 1/CS = 1/5 प्लस 1/5, ये हो गया 2/5, और इसे हम जब CS की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 यानी 2.5 आएगा हमारे पास में। ऐसे यहां से भी निकाल के लाओगे तो CS की वैल्यू आएगी 2.5 आ गया। अब हम बात करें इन दोनों को हटा करके मैं एक अकेला संधारित्र ऐसा लगा सकता हूं जिसकी तुल्य धारिता होनी चाहिए कितनी, 2.5 माइक्रोफैराड, यदि माइक्रोफैराड में है तो। ठीक है, देखो माइक्रोफैराड में ही है, तो हम इन दोनों को हटा करके अब डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। एक संधारित्र यहां लग गया, ऐसे ही नीचे की तरफ एक संधारित्र हो गया। अब आगे बढ़ करके एक पहले से लगा हुआ है। अब बच्चों यदि मैं बात करूं आगे तो कुछ इस तरह से होगा, इसका है 2.5, इसकी धारिता है 2.5, इसकी है 5। ये दोनों किसमें है, समांतर में, और समांतर में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, यानी कि दोनों जुड़ करके हो गया कितनी धारिता, 5। कितनी हो गई, 5। तो अकेली इसकी धारिता हो जाएगी हमारे पास में कितनी, 5। तो अब डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, यानी कि फिर से दो संधारित्र बच गए अब, और दोनों हैं सीरीज में। अब सीरीज का आपको समझा रखा है 1/5 प्लस 1/5 कितना आया, 2/5। इन्वर्ट कर देंगे कितना आएगा, 2.5। तो आंसर होगा हमारे पास में 2.5 माइक्रोफैराड। आप डिटेल में इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ये डिपेंड कर रहा था हमारा व्हीटस्टोन सेतु पर, और उसके आधार पे हमने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है। पूरे क्वेश्चन को आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझें, बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, आप उसे भी समझने की कोशिश करें। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है।
चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है और इस तरह से ये दे रखी है कि अनंत तक जुड़े हुए हैं। तो पहली लाइन में तो एक संधारित्र, दूसरे में 2, तीसरे में 4, आगे कितने बता रहा है ये 8 और ये क्रम चलता जा रहा है। यानी कि पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 4, फिर यहां मैं बात करूं तो 8, अगले में कितने आएंगे 16, फिर कितने आएंगे 32 और ये क्रम अनंत तक जा रहा है। ये क्रम हमारा अनंत तक जा रहा है। तो मैं एक एक लाइन की पहले धारिता निकालना चाहूं तो इस लाइन में तो अकेला है तो इसकी तुल्य धारिता तो आएगी 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब दूसरे में जब देखते हैं दूसरी लाइन में कितने संधारित्र हैं 2। तो हमने अभी एक फॉर्मूला सीखा था सीरीज के लिए और वो हमारे पास में फॉर्मूला था जिस तरह से 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसमें देखो C1 C2 अलग अलग एक एक माइक्रोफैरड के हैं तो इसे हम लिखेंगे 1/1 प्लस 1/1 यानी कि हो गया 2। अब ये है 1/CS की वैल्यू 2 तो यहां से जो CS आया हमारे पास आया 1/2 1/2। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्थ के लिए जरा थोड़ा सा विचार करें फोर्थ का आंसर क्या होगा। फोर्थ के अंदर जो फोर्थ लाइन में है संधारित्र उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो आपका विचार एक ही बात कहेगा सर कितने हैं 4। तो जैसे मैं फोर्थ की यहां निकालना बताऊं तुम्हें तो 1/CS इक्वल्स टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 बनी लिखते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। जब इसके बारे में बात करेंगे टोटल कितना हो गया 4 वैल्यू आई 1/CS की, 4 वैल्यू आई 1/CS की। तो यहां से CS की वैल्यू आएगी 1/4 यानी कि 1 था तो 1, 2 थे तो 1/2, 4 थे तो 1/4। अब आगे पॉइंट बन गया 8 है तो कितनी आएगी 1/8। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं। पहले में दूसरी लाइन में सबकी तुल्य धारिता मैं लिखना चाहूंगा, तीसरे में फोर्थ में इसी तरह से यदि हम जोड़ते चले जाएं और ये क्रम है अनंत तक। तो पहले के लिए हुई 1 तुल्य धारिता, दूसरे की आई 1/2, तीसरे की आई 1/4, फोर्थ की आई 1/8 और ये क्रम क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यदि तुम ध्यान से देखो बच्चों तो इनमें प्रत्येक में 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यदि ऐसी सीरीज बनती है तो उसे हम जीपी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें प्रत्येक सीरीज बन रही है, यदि यहीं तक होता तो हम सबको क्या कर देते जोड़ देते, हम इन सबको क्या कर देते जोड़ देते। लेकिन ये अनंत तक है, बुक में अनंत नहीं दे रखा इसलिए क्वेश्चन यहाँ तक आप सोल्व करेंगे। लेकिन यदि अनंत दे रखा होगा तो ऐसे बहुत सारे संधारित्र होंगे और ये सब किसमें है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए हमें पता है धारिता डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास C इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश। और इस श्रेणी का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है हमारे पास A/A माइनस R। A होता है प्रथम पद, R होता है कितने गुणा पे जा रहा है, कितने से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का प्रथम पद है हमारे पास 1 माइनस क्या रखेंगे R कितनी वैल्यू है अभी मैंने वहां पे बताया, यहाँ पे भी आ रहा है 1/2 तो यह है हमारे पास 1/1 में से आधा गया तो 1/2 और ये बच गया हमारे पास कितना 2। यानी कि इस जो डायग्राम है इसकी तुल्य धारिता आएगी हमारे पास कितनी 2 माइक्रोफैरड। इसकी तुल्य धारिता आएगी हमारे पास कितनी 2 माइक्रोफैरड। एक बार इसे ध्यान से देखें फिर से मैं कह रहा हूं एक है उसके बाद दोनों है, दोनों कौन से क्रम में है श्रेणी में। तो इन सब में श्रेणी क्रम का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये सब समांतर में है इसलिए समांतर में इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे और इस प्रकार से इसका क्या है हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब मैं कल के लिए आपको बता दूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसे
निकाल करके देखेंगे, ऐसा ही कुछ है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है इसे आप निकाल करके देखेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ अनंत का रोल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। इस क्वेश्चन को निकाल करके देखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।